रोज आप कई अलग अलग इमोशंस महसूस करते हैं, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा, और यहाँ तक कि जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते, वो भी एक इमोशन ही है। हम अक्सर अपनी इमोशंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन वे वास्तव में हमारे शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करती हैं। बिना मदद के अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। टबो मोरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस के इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपनी इमोशंस को समझना क्यों जरूरी है। उदास या परेशान महसूस न कर पाना क्यों इतना मुश्किल है। आप पता लगाएंगे कि अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से कैसे देखा जाए। इससे बुरी इमोशंस को कम महसूस करने में मदद मिलेगी। याद रखें, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, वे सहायक हैं जो आपको एक मजबूत और खुशहाल इंसान बना सकते हैं। आइए जानें कि अपनी इमोशंस से दोस्ती कैसे करें और उन्हें जीवन में खुश रहने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आपकी सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती है। आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। आपको जानवरों से छिपने या डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकते। इन बदलावों के बावजूद आप में वो सर्वाइवल मैकेनिज्म अब भी मौजूद है जो गायब नहीं हुआ है। जब आप खतरे में होते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। यही मैकेनिज्म पॉजिटिव घटनाओं की तुलना में नेगेटिव घटनाओं को ज्यादा याद रखने का ट्रेंड रखता है। आपके पूर्वजों के समय में नेगेटिव घटनाओं के अक्सर खतरनाक नतीजे होते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कबीले ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपके बचने की संभावना काफी कम हो गई, क्योंकि जानवरों के हमलों से आपकी रक्षा कौन करेगा और आपके साथ अपना खाना कौन बांटेगा। आज भी नेगेटिव घटनाएं इमोशनल डिस्ट्रेस पैदा करती हैं, भले ही कोई जानलेवा खतरा ना हो। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो यह अभी भी बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको अभी भी दुख होता है। इस नेगेटिविटी बायस ने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद की, लेकिन यह आज आपकी बहुत मदद नहीं करती। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है, तो ये जीवन मरण का मामला नहीं होगा। हालांकि इमोशनल पेन कुछ ऐसा है जो हमें डिस्कम्फर्ट पहुंचाता है। इस डिस्कम्फर्ट से बचने और खुश रहने के लिए आपको नेगेटिविटी बायस के खिलाफ एक्टिवली फाइट करने की जरूरत है। खुश रहना आपकी जिंदगी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास बिहेवियर्स में शामिल होते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर तक पहुंचता है, जिससे आप खुश महसूस करते हैं। चूंकि डोपामाइन लोगों को अच्छा महसूस कराता है, इसलिए कई लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। वे जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं या सेक्स एडिक्ट बन सकते हैं। एडिक्शन की किसी भी फॉर्म का हेल्थ पर बेहद हानिकारक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी माइंडसेट यह है कि आप मटेरियल चीजों के जरिए खुशी हासिल करते हैं, तो एक नई कार या फोन आपको वो खुशी देता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अन्य मटेरियल चीजों की तरह आप अपनी फैंसी कार या नए फोन में व्यस्त हो जाते हैं। यह आपको खुशी देगा, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। ये टेम्पररी हैप्पीनेस आपको इसका पीछा करने पर मजबूर करती है, भले ही यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्यों न रहे। हम सभी में खुशी का एक खास लेवल होता है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली हैप्पी होते हैं, जबकि अन्य न्यूट्रल बने रहते हैं। आपका हैप्पीनेस लेवल स्पाइक करता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। आइए नई कार या फोन खरीदने के उदाहरण पर फिर से गौर करें। कार या फोन खरीदने से आपके हैप्पीनेस लेवल में स्पाइक आता है, लेकिन आखिरकार यह वापस बेसलाइन पर आ जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको खुशी का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमेशा हाई लेवल पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका सोंजा ल्यूबोमिस्की के मुताबिक हैप्पीनेस का एक परसेंटेज होता है। आपकी खुशी का 50% आपके जीन से आता है, 40% इंटरनल फैक्टर्स से और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इन हैप्पीनेस परसेंटेज से हमें ये सीखने की जरूरत है कि खुश रहना आप पर डिपेंड करता है, न कि आपके साथ क्या होता है। असली खुशी अंदर से आती है। इमोशंस की प्रकृति अपनी इमोशंस को हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, खासकर जब वे नेगेटिव हों। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि ये समझकर कि वे टेम्पररी हैं और गुजर जाएंगी, अपनी इमोशंस को हैंडल करना मुमकिन है। उदाहरण के लिए, पेनेलोपी चिड़चिड़ी महसूस कर रही है क्योंकि वो देर से उठी।
इसका मतलब है कि उसे अपने शौक, नाश्ते में जल्दबाजी करनी है और फिर काम के लिए भागना है। फ्रस्ट्रेशन की यह फीलिंग जल्दी दूर नहीं होती। भले ही वो खुद से कहे कि उसे इससे उबर जाना चाहिए, यह मेथड हमेशा काम नहीं करती। इसके बजाय पेनेलोपी खुद को अपनी इमोशंस से डिटैच कर सकती है। वो कह सकती है, हाँ, मैं नाराज हूं कि मेरा दिन कैसे शुरू हुआ, लेकिन यह इरिटेशन धीरे धीरे फेड हो जाएगी और मैं बेहतर महसूस करूंगी। इमोशंस आती जाती रहती है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहने वाला। नेगेटिव इमोशंस जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। उन्हें पूरी तरह से बेकार न समझें। कभी कभी वे आपको एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। फेलियर की फीलिंग आपको अगली बार और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। किसी प्रिय को खोने से आप अपनी जिंदगी में अभी भी मौजूद लोगों की कद्र करना सीख सकते हैं। अगर आप अभी भी नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन समयों को याद करें जब आपने उन्हें पहले एक्सपीरियंस किया था। आपने पहले भी चुनौतीपूर्ण सिचुएशंस का सामना किया है और उनसे उबर चुके हैं। भले ही आप अभी कितना भी बुरा महसूस कर रहे हो, जान लें कि यह फीलिंग गुजर जाएगी। नेगेटिव इमोशंस से डील करने का एक और हेल्दी तरीका ये याद रखना है कि वे आपको डिफाइन नहीं करती। अगर आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप फेलर हैं। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं, वो आपको किसी भी तरह से कम इंसान नहीं बनाता। एक रिमाइंडर के तौर पर, खुश रहने के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड को एक्टिवली मेंटेन रखने की जरूरत है। क्या आपने कहावत सुनी है, आप जो सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेट्स पर लागू होता है। कल्पना करें कि आप बुरी सिचुएशन में हैं। आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाए जिसकी आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी, और आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ये इवेंट्स आपका फोकस जिंदगी के दूसरे एरियाज पर लगा देते हैं जो ठीक नहीं चल रहे। आप अपने वजन बढ़ने के बारे में सोचने लग सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपको कोई पसंद नहीं करता, और अकेला और उदास महसूस कर सकते हैं। नेगेटिविटी को हावी होने देना आसान है, लेकिन आपको खुद को डोमिनेंट इमोशन की गिरफ्त से आजाद करने की जरूरत है। जैसा कि पहले बताया गया है, जब आप कुछ खास तरह से महसूस करते हैं, तो आपको उस फीलिंग के प्रति अवेयर होने की जरूरत है। लगातार खुद को याद दिलाते रहें कि यह फीलिंग जल्द ही गुजर जाएगी। इससे आपको अपनी इमोशंस को ट्रैक करने और यह समझने में भी मदद मिलेगी कि उन्हें क्या ट्रिगर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोफिया ने महसूस किया कि गलतियां करने से उसे गुस्सा आता है। वो छोटी छोटी गलतियों पर खुद से नाराज हो जाती है। सोफिया ने इसे लिख दिया और जब भी उसे गुस्सा आता खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अक्सर वो पास्ट में की गई दूसरी गलतियों पर भी फोकस करती। इस तरह सोचकर सोफिया खुद से कहती कि वो कभी भी कुछ सही नहीं कर सकती और वो एक लूजर है। हालांकि सोफिया को इस नेगेटिव साइकिल से बचने का रास्ता मिल गया। उसने खुद को याद दिलाया कि वो इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं। सोफिया ने खुद को अपनी उपलब्धियों की भी याद दिलाई। नेगेटिव थॉट्स के साइकिल को तोड़ने के लिए खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डेवलप करें। पहचानें कि आपकी इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है, उन समय पर आप खुद से क्या कहते हैं, नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने में आपकी क्या मदद की और आपने इससे क्या सीखा। अपनी इंटरप्रिटेशन बदलना। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी खुशी के लिए सिर्फ 10% जिम्मेदार है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के उदाहरणों में शामिल हैं कि आपके पास कितना पैसा है या कुछ खास लाइफ गोल्स हासिल करना, जैसे 30 साल की उम्र से पहले शादी करना। अधिक विशेष रूप से इन चीजों को अंदाजा कहा जाता है। यह अंदाजे, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, फिर भी आप पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए आपको इन चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। यहाँ कुछ कॉमन बिलीफ्स दी गई है। यह एक प्रॉब्लम है। क्या होगा अगर आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो असल में प्रॉब्लम नहीं है? केटी ने एक अफवाह सुनी कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। शुरुआत में उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर उसने इसे अपने ड्रीम जॉब को आगे बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा। मुझे शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। यह एक्सपेक्टेशन आमतौर पर पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से आती है। सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि आपको करना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वास्तव में करना ही है। शादी करना और बच्चे पैदा करना आपकी चॉइस होनी चाहिए, न कि किसी दबाव में आकर की गई कोई चीज। मुझे भविष्य से डर लगता है। हर किसी को भविष्य का डर होता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसमें क्या छिपा है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने से कोई मदद नहीं मिलती। भविष्य के बारे में आपकी चिंता कुछ नहीं बदलेगी। इसके बजाय प्रेजेंट पर फोकस करें। आप सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं।
ध्यान दें कि आप अपने साथ होने वाली चीजों की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अगर आप अपनी बदकिस्मती के लिए लोगों या हालात को दोष देते हैं, तो यह इस आदत को बदलने का समय है। आपको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना सीखने की जरूरत है। आप अपने साथ क्या होता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यही तय करेगा कि आप खुश रहते हैं या दुखी हो जाते हैं। अपनी इमोशंस को लेट गो करना। जिंदगी में खुश रहने के लिए अपनी इमोशंस को अंदर ही अंदर बोतलबंद न रखें। गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नेगेटिव इमोशंस आपको मेंटली और इमोशनली डैमेज कर सकते हैं। हमने इन बातों पर पिछले चैप्टर्स में चर्चा की है, और यह बताना जरूरी है कि इनके फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, आपको गर्मी लगने लगती है, और आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए अपनी इमोशंस को बोतलबंद न रखना जरूरी है। पहला, खुद को उनसे डिटैच करके अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करें। जब पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसके काम को करेक्ट किया, तो उसे बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। उसने सोचा कि वो उस नौकरी और पद के लायक नहीं है जो उसने हासिल किया था। पेनी के लिए बेवकूफ महसूस करना नॉर्मल था, लेकिन उसने इस फीलिंग से खुद को डिटैच करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं बेवकूफ महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। इमोशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने और इमोशन को खुद से अलग कुछ समझने में बड़ा फर्क है। पेनी ने खुद को नेगेटिव थॉट्स फीड करना भी बंद कर दिया। आमतौर पर पेनी उन पलों को याद करती जब उसे बेवकूफ महसूस हुआ था, जिससे वो खुद के बारे में और भी बुरा महसूस करती। इसलिए उसने अपनी बेवकूफी की फीलिंग को एम्प्लीफाई न करने का फैसला किया। दूसरा, अपनी इमोशंस को लेबल करें। इमोशंस को कुछ ऐसा समझे जो टेम्पररी हो, जैसे कपड़े पहनना जिन्हें आप बदल सकते हैं। इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करती। इमोशंस पर अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए वापस देखें कि पेनी ने क्या किया। मैं उदास हूं सोचने के बजाय इसे अलग तरह से कहें, जैसे मुझे उदासी महसूस हो रही है, या मैं उदासी का अनुभव कर रहा हूं। इससे आपके और आपकी इमोशन के बीच कुछ दूरी बनेगी, जिससे उन्हें लेट गो करना आसान हो जाएगा। तीसरा, अपनी इमोशंस को पकड़कर न रखें, उन्हें जाने दें। समझे कि दो कारण हैं जिनकी वजह से आप अपनी इमोशंस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक, यह उस कहानी या नैरेटिव को रीइंफोर्स करता है जो आप खुद को सुनाते हैं। जब आप दुखी महसूस करते हैं, तो आप खुद को और भी दुखी महसूस कराते हैं। दुर्भाग्य से लोगों में अक्सर खुद को इमोशनली चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। 2, आप सोचते हैं कि आप ही आपकी इमोशंस हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। जब तक आप खुद को अपनी फीलिंग्स से आइडेंटिफाई करना बंद नहीं करते, आप परेशान रहेंगे। एमिली ने महसूस किया कि वो अधूरी है। अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में उसने खुद को लूजर समझा। वे इतने सारे पर्सनल माइलस्टोन्स हासिल कर रहे थे कि एमिली को उनसे जलन होने लगी। इसलिए एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई। उसे खुद पर गर्व महसूस करने की जरूरत थी। उसने उन गोल्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया जिन्हें एक दिन में हासिल करना असंभव था। उदाहरण के लिए, एमिली ने लिखा कि वो अपनी सेहत में सुधार के लिए 1 घंटा जॉगिंग करेगी। लेकिन सफलतापूर्वक 1 घंटे तक जॉगिंग करने के लिए डेली प्रैक्टिस और अपने शरीर को ट्रेन करने की जरूरत होती है। इस गोल को हासिल करने में नाकाम रहने से एमिली को बेकार लगा। ये सोचकर कि वो अक्षम है, एमिली और भी बुरा महसूस करती। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को लेट गो करने का फैसला किया। ये सोचना गलत था कि वो इनकेपेबल है। एमिली ने अपने डेली गोल्स को अचीवेबल बना दिया और अब स्ट्रेस्ड महसूस नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माइलस्टोन्स को धीरे धीरे हासिल करने से एमिली का कॉन्फिडेंस बढ़ा। चौथा, अपनी इमोशंस को लेट गो करने के लिए सेडोना मेथड सीखें। सेडोना मेथड हेल ड्वोस्किन की किताब से ली गई एक कॉन्सेप्ट है। यह आपको 3 अलग अलग तरीकों से इमोशंस को रिलीज करने में मदद करती है। पहला तरीका है अपनी इमोशंस को होल्ड ऑन न करना। कभी भी नेगेटिव इमोशंस को होल्ड ऑन न करें, उन्हें जाने दें। दूसरा तरीका है अपनी लाइफ में उन इमोशंस के लिए जगह बनाना। ऐसा करके आप जो महसूस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, बिना उससे चिपके या उसे अपने आप को डिफाइन करने दिए। बस उन्हें आने दें। तीसरा तरीका है उनका स्वागत करना। इसमें बिना जजमेंट के अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना शामिल है। उन्हें करीब से ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि ये इमोशंस कहां से आ रही है। सेडोना मेथड के मुताबिक आप अपनी इमोशंस को लेट गो करने के लिए इन 5 स्टेप्स को अपना सकते हैं। स्टेप 1, एक खास इमोशन पर फोकस करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं होना चाहिए।
ये कुछ सिंपल हो सकता है, जैसे लंबी लाइन में इंतजार करते हुए चिड़चिड़ापन महसूस होना। स्टेप 2 और 3, खुद से निम्नलिखित सवाल पूछें, ऊपर बताए गए 3 मेथड्स में से जिसे आप चुनते हैं उसके आधार पर। पहले मेथड के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस फीलिंग को जाने दूंगा? दूसरे मेथड के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस फीलिंग को यहां रहने दूंगा? तीसरे मेथड के लिए, क्या मैं इस फीलिंग का स्वागत कर सकता हूं? क्या मैं इस फीलिंग का स्वागत करूंगा? हर सवाल का ईमानदारी और पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करें। कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये सिर्फ ये समझने का एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर उस फीलिंग को रहने देना है। स्टेप 4, खुद से पूछें, कब? आपका जवाब हमेशा अभी होना चाहिए। आपको इस फीलिंग को रिलीज करने की जरूरत है। बहाने मत बनाइए, आपको इसे जाने देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। स्टेप 5, पूरी प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आपने जिस इमोशन पर फोकस किया था वो चली न जाए। सेडोना मेथड इतना सिंपल लग सकता है कि आप इसकी इफेक्टिवनेस पर शक करें, है ना? लेकिन कभी कभी सबसे सिंपल चीजों का लाइफ पर सबसे गहरा इम्पैक्ट हो सकता है। भले ही आप इस प्रोसेस पर पूरी तरह भरोसा न करें, फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। रोजाना अपनी इमोशंस को लेट गो करने का प्रैक्टिस करें। जल्द ही आप अपनी इमोशंस के मास्टर बन जाएंगे। इमोशंस आपको सही दिशा में कैसे गाइड कर सकती हैं? इमोशंस आती जाती रहती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे टेम्पररी हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। कोई भी जिंदगी में अनकंफर्टेबल या अनहैप्पी महसूस नहीं करना चाहता, है ना? लेकिन कभी कभी ये फीलिंग्स एक संकेत हो सकती है। इमोशंस आपको एक मैसेज भेजती है और आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हैरियट हमेशा स्ट्रेस्ड रहती थी। उसे कोई भी चीज खुश नहीं करती थी, न तो उसकी नौकरी, न उसके रिश्ते, न ही उसकी उपलब्धियां। फिर एक दिन हैरियट ने एक नए शहर में जाने का फैसला किया। ये हैरियट की जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। वो हर नए दिन का इंतजार करती और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती। हैरियट इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। अपनी इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है। अगर हैरियट ने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया होता तो उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना अहम फैसला नहीं लिया होता। वो जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत है, और अगर उसने अपनी अनहैप्पीनेस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता तो ये बदलाव कभी संभव नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की क्षमता देती है। यह आइडिया जिम डेथमर और डायना चैपमैन की किताब द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप से लिया गया है। सेल्फ अवेयरनेस को एक सिंगल लाइन का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप जो भी सोचते, महसूस करते या व्यवहार करते हैं, खुद से पूछें कि क्या ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन। अबव द लाइन होने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति सेल्फ अवेयर है। इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगर आप क्यूरियस हैं और सुन रहे हैं तो आप अबव द लाइन है। आप खुद को वो महसूस करने देते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, चीजों की सराहना करते हैं और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं। बिलो द लाइन होने का मतलब है कि आपके लिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। यहाँ कुछ टाइपिकल बिहेवियर्स, एक्शंस और फीलिंग्स दी गई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आप बिलो द लाइन है। आप लगातार खुद में और दूसरों में दोष ढूंढते हैं, बहसों और गॉसिप में शामिल होते हैं और नहीं चाहते कि आपकी बिलीफ्स को चैलेंज किया जाए। आप उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जिनकी राय आपसे अलग होती है। आप जो भी करते हैं, पहले खुद से पूछें, क्या यह अबव द लाइन है या बिलो द लाइन? जवाब आपको ये तय करने में मदद करेगा कि आपको अपनी इमोशंस को लेट गो करना चाहिए या नहीं। अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करना अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करना अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करने का क्या उद्देश्य है? यह आपको यह अंदाजा देने के लिए है कि ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए। इससे पहले कि आप ऐसा करें, आपको अपनी करंट इमोशनल स्टेट के प्रति अवेयर होने की जरूरत है। एक हफ्ते तक रोजाना महसूस होने वाली इमोशंस को ऑब्जर्व करें। आप इसके लिए एक नोटबुक या कागज के एक टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 10 के स्केल पर अपनी फीलिंग्स को रेट करें, जहां 1 सबसे खराब है और 10 सबसे अच्छा है। हर हफ्ते के अंत में इसे एक टोटल स्कोर दें। इसके अलावा आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे। आपने कौन सी नेगेटिव इमोशंस महसूस की? इन फीलिंग्स का कारण क्या था? नेगेटिव इमोशन के एक्सपीरियंस को याद करें और उससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला। क्या आपकी इंटरप्रिटेशन सही थी? ये सिचुएशन के फैक्ट्स के कितना करीब थी? नेगेटिव इमोशन को महसूस करना बंद करने के लिए आपने क्या किया?
क्या यह नेचुरली हुआ या आपने इसे रिलीज करने के लिए कुछ किया? अगली बार इन नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करके आप 2 चीजें हासिल करेंगे। पहला, आप हर हफ्ते उनके प्रति अवेयर रहेंगे। इससे आपको पॉजिटिव मूड मेंटेन रखने या खुद को खुश करने के तरीके ढूंढने में मदद मिलेगी। दूसरा, आप नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाने और खुश रहने का अभ्यास कर सकते हैं। निष्कर्ष पहला, आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में सीखा। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है जिसने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद की। यही वजह है कि आप में अभी भी नेगेटिविटी बायस है। आपको इस नेगेटिविटी बायस के खिलाफ एक्टिवली फाइट करनी चाहिए क्योंकि यह आपको खुश रहने से रोकती है। आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हैं और सोचते हैं, न कि आपके साथ क्या होता है। दूसरा, आपने सीखा कि इमोशंस टेम्पररी होती है। आपको ये याद रखना चाहिए, खासकर जब नेगेटिव इमोशंस का अनुभव कर रहे हों। याद रखें, सभी बुरी चीजें जल्द ही गुजर जाएंगी और आप उन पर काबू पा सकते हैं। तीसरा, आपने खुश रहने के लिए अपना पर्सपेक्टिव बदलने के बारे में सीखा। लोगों द्वारा आपके बारे में लगाए गए अंदाजों को न सुने। उदाहरण के लिए, जब तक आप चाहें, आपको शादी करके सेटल डाउन होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करना जो आप नहीं करना चाहते, आपको कभी खुशी नहीं देगा। चौथा, आपने सीखा कि अपनी इमोशंस को ब्लॉक न करें। खुद को डिटैच करें और अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करें, उन्हें लेबल करें और उनके आने दें। पांचवा, आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सीखा। इमोशंस एक संकेत हो सकती हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। हर सोच और हरकत के बारे में सोचें, चाहे वो अबव द लाइन है या बिलो द लाइन। अबव द लाइन होने का मतलब है कि इससे आपको फायदा होगा और बिलो द लाइन होने का मतलब है कि इससे आपको डिस्ट्रेस हो सकता है। छठा, आपने अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड करने के बारे में सीखा। आप क्या महसूस करते हैं उसका हिसाब रखें ताकि आप खुश रहने के तरीके ढूंढ सकें। हमेशा याद रखें कि आपकी इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करती, वे आती जाती रहती हैं। अच्छी इमोशंस आपको खुशी लाने के लिए आती हैं, जबकि बुरी इमोशंस आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप दोनों का इस्तेमाल एक खुशहाल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए कर सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस के इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि और टूल्स दिए हैं। याद रखें, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना एक खुशहाल और अधिक संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। अगर आपको यह अंतर्दृष्टि वैल्यूएबल लगी, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपकी फीडबैक हमें बढ़ने और आपके लिए शानदार कंटेंट लाते रहने में मदद करती है। पर्सनल डेवलपमेंट पर और भी मददगार समरीज और टिप्स के लिए हमारे चैनल बुक मार्क को सब्सक्राइब करें। सीखते और बढ़ते रहें और हमारे चैनल पर अन्य पुस्तक सारांशों को एक्सप्लोर करना याद रखें। वे सभी आपकी जिंदगी को सुधारने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, एक बार में एक किताब। अगली बार तक पन्ने पलटते रहें और अपनी जिंदगी को समृद्ध करते रहें।